गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम कर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक सूचना लाया हूं और साथ में मैं इस सूचना के लिए जो सूचना मैं आपको देने वाला हूं और साथ में ये सूचना के आधार पर हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ लिखे क्लास 9 का जो एग्जाम डेट है, ये एग्जाम डेट आपका देख रहे हो 26/2/2022 में जो एग्जाम हो रहा है स्कूल की यानी आपके विद्यालय की तरफ से लिया जा रहा है, ये आपको बोर्ड की तरह एग्जाम लिया जा रहा है ना। बोर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आएगा। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया था, उसमें रोक दिया गया था। लेकिन इस बार जो है ना, रिजल्ट मतलब जो दिया जाएगा वो बोर्ड की तरफ से ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनका डेट है 26/2/2022 ये एग्जाम शुरू हो रहा है। हमने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, एग्जाम डेट जो आपका शुरू हो रहा है। जो इस बार क्लास 9th में है, मतलब इस बार 10th में जाने वाले हैं, वैसे छात्रों के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे छात्र हैं जो क्लास 10th का स्टार्ट कर रखे हैं ना, हम भी वैसे स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमें लगता है कि अब उस चीज को रोकना पड़ेगा और जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हमें क्लास 9 को ही देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वो बात की बात है, उनको हम कर लेंगे, ठीक है। हम इनको समझते हैं। तो ये जो एग्जाम डेट है वह है 26/2/2022 से 26/2/2022 ये आपका एग्जाम होने जा रहा है। और जिसमें अगर बोर्ड की माने तो ये जो है 27 से 3 मार्च तक चलेगा। 27 तारीख से 27 फरवरी से 3 मार्च तक ये एग्जाम आपका हो सकता है। जो 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च का आपका प्रैक्टिकल की जो भी एग्जाम हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकल सोशल हो सकता है और साइंस में प्रैक्टिकल का भी व्यवस्था दे रखा है। और ये इसलिए बोर्ड की तरह ऐसा लिया जा रहा है क्योंकि जो विद्यार्थी जो कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डर करके लिखते हैं, बोर्ड का ऐसा अगर माने तो शिक्षा मंत्री के द्वारा अगर जो उन्होंने बताया है, सूचना में बता रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बोर्ड में जाकर के उनको इससे पहले ऐसे कोई एग्जाम दिए नहीं रहते और बोर्ड में जाकर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसे गलतियों से बचने के लिए ये एग्जाम आपको एक तरह से लिया जा रहा है ना। एक तरह से आपका एग्जाम समझिए तो बोर्ड के लिए विद्यार्थी यहाँ जितनी भी डर करके हो सके डर को दूर कर ले और एग्जाम में जाए तो आराम से वो बैठ करके लिख सकता है। इन चीजों को ध्यान में रख करके एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन हम बता दें कि ये इसका जो रिजल्ट है वह बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा, इसलिए आपको ये इसमें पास होना भी अनिवार्य हो जाता है। और साथ में क्या, वो वही विद्यार्थी इसको इस एग्जाम में बैठ सकता है जो 2021 में पंजीयन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया हो, वही विद्यार्थी इसमें एग्जाम में बैठ सकता है। और जो इस एग्जाम में बैठेगा, है ना, जो ये एग्जाम देगा वही एग्जाम 2023 में बोर्ड का भी एग्जाम दे सकता है। अगर ये इस एग्जाम में नहीं बैठता है तो अगर डायरेक्टली चाहेगा बोर्ड एग्जाम में बैठे तो वह संभव नहीं है। ऐसा सूचना बिहार बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है ना। इसलिए आप जो भी हैं क्लास 10th में अगर गए हैं और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि एग्जाम नहीं देंगे तो काम बन जाएगा, तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम देने के साथ साथ आपको पास भी होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए और अगर तैयारी कर लिए हैं अच्छे तरीके से तो कोई बात नहीं, उनका रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए सारे सब्जेक्ट को, ताकि आप आराम से पास हो जाए। आपका जो रिजल्ट बन करके बोर्ड के पास भेजा जाए तो उसमें आपका अच्छा मार्क हो, ऐसा आप सोचिए। क्योंकि लिखावट बहुत मायने रखता है, तो आप अच्छे से लिखिए भी। और जो तैयारी पढ़ लिए हैं उनको रेगुलर पढ़िए, रेगुलर मतलब उनको पढ़ते रहिए ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए ना। तो चलिए हम इन्हीं चीज के बारे में आप बात करेंगे। हम साइंस आपको बताएंगे। साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर फिजिक्स का है उसमें से हम आपको शॉर्ट्स में मतलब बहुत फास्ट में वो हम खाली से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके, और यहाँ पर से तो क्वेश्चन लिखेंगे उनको समझा देंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे उनको समझाते चले जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम इनको बारीकी से एक एक चीज को बताने लगे, परिभाषा लिखाने लगे, तो ये बहुत ज्यादा समय लगेगा और ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना समय अभी आपके पास नहीं है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा समय दे, तो हम चाहेंगे बहुत कम समय में ये सारा चीज हो सकता है। आशा करते हैं ये आपको जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर क्लियर समझ में आ गया होगा तो आप बोर्ड के लिए तैयारी कीजिए। हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं विज्ञान और मापन, ठीक है, विज्ञान और मापन। तो चलिए इनको मिटाते हैं और शुरू करते हैं विज्ञान और मापन जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है उनको। विज्ञान और मापन आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहां बड़ा वाले में विज्ञान और
मापन। दोस्तों अगर इसमें बात करें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान होता क्या है? अगर इसकी अंग्रेजी बात करें, विज्ञान यानी साइंस और साइंस एंड मेजरमेंट होता है। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न होगा इसमें, विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो दोस्तों विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो विज्ञान एक ज्ञान, विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ऐसे अगर शब्द में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। इनकी संधि विशेष करें तो विशेष मतलब ये मतलब विशेष होता है, ज्ञान मतलब जो विशेष ज्ञान होता है उनको विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम ऐसे कोई चीजों के बारे में हम विश्वास नहीं करते, हम डायरेक्ट आपको इनको समझाते हैं कि इनको बोल करेंगे मतलब कैसे इनको परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमारे पास होता है क्या कि हमें उस काम को कुछ सावधानियां के साथ करना पड़ेगा। अगर हम असावधानी के साथ करें तो वह काम हो सकता है ना भी हो। जैसे अगर हमें साइकिल चलाना हो तो पहले आगे को देना पड़ता है। अगर हम पहले आगे पीछे को देना शुरू करेंगे तो साइकिल क्या होगा, आगे को नहीं जाएगा। बात क्लियर होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी काम करेंगे तो जो तरीका है उस तरीका से करेंगे तो ही काम संपन्न हो सकता है, हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं, अन्यथा हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो विज्ञान भी कुछ इसी प्रकार से जो अध्ययन किया, प्रयोग परीक्षण किया गया, उस चीजों में सावधानी रखा गया, है ना, क्रमबद्ध तरीका रखा गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके प्रयोग परीक्षण किया गया है ना। उनसे जो प्राप्त ज्ञान हुआ उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब इनकी परिभाषा बात करें तो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग परीक्षण और उनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। बात समझे फिर से, सावधानी पूर्वक और सही तरीका से किए गए प्रयोग परीक्षण और उनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है हम उसे कहते हैं विज्ञान। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गया होगा। अगर विज्ञान की प्रकार की बात करें, विज्ञान प्रकार की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर विज्ञान का 3 प्रकार है। विज्ञान के 3 प्रकार, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि विज्ञान का 3 प्रकार होता है ना। तो विज्ञान के प्रकार 3 के बारे में अगर बात करें तो बच्चे बोलते हैं कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ये विज्ञान के प्रकार है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि विज्ञान का प्रकार जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। वो उनका सब्जेक्ट यानी इनका किताब है जिनका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये इनका नहीं हो सकता। विज्ञान के प्रकार की बात करें तो विज्ञान के 2 प्रकार, एक भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है जीव विज्ञान। दूसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, हम इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, ये जो विज्ञान है ना, विज्ञान जो वैज्ञानिक है जब वह रिसर्च करेगा, प्रयोग परीक्षण करेगा तो वह 2 चीजों पर प्रयोग एवं परीक्षण करेगा। एक सजीव पदार्थ पर कर सकता है और एक निर्जीव पदार्थ पर करेगा। बात क्लियर है आपको? मतलब क्या कि विज्ञान किसी चीज, वैज्ञानिक किसी चीज पर प्रयोग परीक्षण करके देखेगा तो या तो वह पदार्थ हो सकता है सजीव या फिर क्या हो सकता है निर्जीव हो सकता है, और इसी 2 पदार्थ पर प्रयोग परीक्षण करके वह देखेगा कि उनसे क्या हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं है। तो हम आपको फिर से एक बार बता दें, विज्ञान सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के 2 प्रकार, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत सजीव निर्जीव पदार्थ पर किए गए प्रयोग परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर सुनिए, इसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ पर किए गए प्रयोग परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या इनके साफ शब्दों में अगर कहें तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे भौतिक विज्ञान या हम निर्जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। बात क्लियर है? अब इनकी बात करें तो इसके अंतर्गत हम सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं या हम कह सकते हैं सजीव पदार्थ पर किए गए प्रयोग और प्रयोग परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को सजीव विज्ञान कहते हैं, सॉरी जीव विज्ञान कहते हैं या सजीव विज्ञान कहते हैं। आपको बात क्लियर हो गया होगा। तो हम इसके अंतर्गत सजीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। बात क्लियर है? अब अगर इनके एक एक करके बात समझे, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान का भी 2 प्रकार है। भौतिक विज्ञान का भी 2 प्रकार है। भौतिक विज्ञान के 2 प्रकार है ना। एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रासायन शास्त्र। रासायन शास्त्र। तो भौतिक जो होता है ना, इसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिकी में प्रकृति में यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिकी में होने वाली प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं।
उसे हम भौतिकी कहते हैं। और इसे रसायन से संबंधित अध्ययन करते हैं, रसायन या रसायन से रासायनिक अभिक्रिया, ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं या रसायन विज्ञान कह सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के भी दो प्रकार हो गए। फिर से सुनिए, विज्ञान यानी सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग परिश्रम से प्राप्त किए उनको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के जो प्रकार है वह दो प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर आप इनको बारीकी समझेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अगर इनको नहीं समझेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंतर्गत, तो भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र के बारे में। इनके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। और इसके अंतर्गत रसायन और रसायन से संबंधित जैसे रासायनिक समीकरण, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम कहते हैं रासायन विज्ञान। बात क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं आप सभी को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम आपको एक एक चीज एक एक करके बताने वाले हैं, है ना। तो आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 9 का बोर्ड, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इन चीजों का लाभ उठा सके, है ना। आप अकेले मत रहिएगा। और हाँ, हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, जो बच्चे उनको जिनको देखने का वीडियो ये इच्छा नहीं कर रहा, जिनको नहीं पढ़ने का मन है जैसे भी, तो वह इस वीडियो से दूर है, क्योंकि हमारे वीडियो वही बच्चा देखे, वही लड़के देखे जो पूरा देख सकते हैं, जिनका मन एकाग्र हो, दिमाग एकत्रित मतलब एक जगह पे लग रहा हो कि हाँ हमको पढ़ना है, वैसे ही विद्यार्थी हमारे वीडियोस को देखो, बाकी दूर हो जाए हमारी क्लास से। हम ये एक तरह से मेरा वार्निंग है ना। आने तो बाद में ये मत कहना कि सर ये नहीं समझो वो नहीं समझो, फालतू का कमेंट मत करते रहना, क्योंकि अगर फालतू का कमेंट करोगे तो फिर इनका रिप्लाई भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बाबू हम आपको बताने के लिए आए हैं, ना कि आपका नौटंकी देखने के लिए, इसलिए हम बता रहे हैं आपको पढ़ना है तो ही हमारे क्लास से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, अन्यथा अगर नहीं पढ़ना है तो हमारी क्लास को छोड़ करके, हमारे चैनल को छोड़ करके हम जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, चले जाइए। अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। नहीं समझ में आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उन पर मैसेज कीजिए कि हमें सर समझ में नहीं आता है, आपको जो समझ में नहीं आता है उस पर मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करेंगे। मैसेज करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, हम आपको वहां भी समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो हम आपके लिए पर्सनली, आपके लिए हम लाइव भी उपस्थित हो जाएंगे और आपको वहां भी समझाने की प्रयास करेंगे। अगर आस पास के हैं तो हम आपको बुलाना भी चाहेंगे, हमारे फिजिकल क्लास में ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ में मतलब बैठ करके हमारे सामने में पढ़िए, वहां आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे हैं ना, आप इन चीजों को, कमजोरी को दूर कर लीजिए अभी से। चलिए उसके बाद हम देखते हैं रासायन शास्त्र। रासायन शास्त्र, इनकी बात करें तो ये भी दो प्रकार के हैं ना। रसायन शास्त्र की बात नहीं करते फ्रेंड्स, मतलब जीव विज्ञान की बात कर रहे थे, है ना। जीव विज्ञान की हम बात कर रहे थे, इनका प्रकार की बात कर रहे थे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में फ्रेंड्स दो प्रकार है, एक वनस्पति विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा प्राणी विज्ञान जिसके बारे में हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना, और दूसरा है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। आशा है आपको यह चीज समझ में आएगा। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ये सारा चीज विज्ञान की, इसे आप अवश्य ही करेंगे, इनको बिना किया आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसे अवश्य याद रखिए। फिर से आप इन चीजों के बारे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ना उस चीजों को आप बारीकी से लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं कीजिए, है ना, और उसको याद कर लीजिए। आप जाइए एग्जाम में, आपको 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप उनको लिख करके आएंगे। अगर नहीं पढ़ करके जाएंगे तो फिर बड़का प्रॉब्लम हो जाएगा और आप लिखिएगा नहीं। हो सकता है कि अगर रिजल्ट इधर उधर हो गया तो फिर हो सकता है आप अगली बार एग्जाम में बैठ भी ना सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद हम इनको देखते हैं आगे। चलिए हमें देखना था कि भौतिक राशि, उसके बाद हमें देखना है भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने भौतिक राशि की परिभाषा लिख रखी है
कि वे व्यवहारिक अनुभव जिनको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और तथा उनको भली भांति समझ सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती। बात समझ आते हैं हम आपको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा इत्यादि जो भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। जैसे क्या अगर हमें बात करना है कि भौतिक राशि आखिर है क्या, हम आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से करजन चौक के पास हमें जाना है ना, करजन चौक पर जाना है। तो अगर हमें मान लेते कोई पूछा कि बताइए यहाँ से करजन चौक कितनी मतलब दूरी है, तो हम क्या बताएंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो भी होगा हम बताएंगे। जो हम 1, 2, 3 बताए ना, उसमें हम किलोमीटर जो लगा रहे हैं, तो ये जो 1, 2, 3 और हम किलोमीटर जो साथ में लगा रहे हैं, इसको हम व्यक्त क्या कर रहे हैं, इनको हम दिखाने के लिए हम बता सकते कितनी दूरी है। दूरी समझ में आ रहा है सर, दूरी यानी कि लंबाई। ये जो शब्द आ रहा है हमें उनसे वह जो पूछा गया ना कि कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, तो वह दूरी लंबाई जो आपके शब्द आ रहे हैं ना, वह शब्द का शब्द क्या है, हमारा भौतिक राशि है। बात समझ में आ रहेगा, फिर समझाते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, वे व्यवहारिक अनुभव, हम खाली सिर्फ इनको समझ सकते हैं ना, वे व्यवहारिक अनुभव जिनको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो उनको भली भांति समझ सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है ना, भौतिक राशि कहलाता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये अनुभव है जिनको संख्या द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं और भली भांति समझ भी सकते हैं, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि बात करें, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप, वैद्युत धारा और इत्यादि और भी हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशि की प्रकार की बात करें तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, मूल राशि है ना और आधारी राशि। जिनको बात करें मूल राशि की, तो पहले हम बात कर लेते हैं मूल राशि, और ये क्या हो गया व्युत्पन्न राशि। अगर एक एक करके समझे तो हम यहाँ बिना लेके हम आपको यही बता दे रहे हैं कि जो मूल राशि है ना, ये मूल राशि 7 मूल राशि है वह 7 होते हैं, और ये वे राशि होते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होते। ये वे राशि होते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे मूल राशि आधारी राशि कहते हैं। और ये वे राशि होते हैं जो अन्य राशि पर, हम कह सकते हैं मूल राशि पर निर्भर होते हैं, ऐसे राशि कहते हैं व्युत्पन्न राशि। अगर हम एग्जांपल देकर के समझाएं तो आपको, जैसे लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी यानी 7 होते हैं। ये सभी राशि मूल राशि हैं और ये किसी अन्य पर कभी निर्भर नहीं होती। अगर व्युत्पन्न राशि की बात करें तो ये हो सकता है क्या, आयतन है ना, क्षेत्रफल है ना, और भी हो सकते हैं एबीसी, बहुत सारे, ये भी इनका बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि लिमिट है, हाँ ये लिमिट है, 7 ही होते हैं। इन चीजों का आप याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि मूल राशि कितने हैं, है ना, मूल राशि कितने हैं, तो मूल राशि 7 है। इस तरह से आप बोल सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय है ना, वैद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ताप, ये सारा क्या है मूल राशि के मतलब प्रकार है, हम कह सकते हैं मूल राशि है, 7 होते हैं। उन चीजों को याद रखेंगे। बात है आपको क्लियर हो गया होगा। वे राशि जो मूल राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होते हैं उसे मूल राशि कहते हैं, और वे राशि जो किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, यानी अन्य पर ही मूल राशि पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बात क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मापन किसे कहते हैं। चलिए अब हमें समझना है मात्रक। हमने आपको बोला कि हमें अब मापन समझना है, मापन से पहले हमें मात्रक को समझ लेते हैं। अगर इनको समझ लेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। तो हमें अब समझना है मात्रक यानी यूनिट को। किसी राशि को उसके परिणाम यानी परिमाण होता है अथवा उसकी जो मात्रा को मानक मानकर जो नाम दिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। फिर सुनिए, किसी राशि को उसके परिमाण अथवा उसकी मात्रा को मानक मानकर जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। फिर से सुनिए, इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी राशि के परिमाण को मानक मानकर के जिसमें उसको मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, सुनिए एक मिनट, फिर से हम बता रहे हैं। जैसे हमारे पास ये कोई लंबाई है ना, इसको हम क्या किए, यहां से यहां तक लंबाई 1 मीटर या 1 किलोमीटर जो भी है, हमें यहां से यहां तक एक हो गया, 2 बराबर भागों मार दी, यहां से यहां तक बराबर है ना। जब इनको मापा गया
तो देखा कि इनको यहां से यहां तक एक हो रहा है और यहां से यहां तक भी एक हो रहा है, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, एक यहां से यहां तक और यहां से एक। अगर हम इनको बोले कि यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है क्या, बोल क्या रहा है ना। अगर एक कहेगा कि हमें यहां से करजन की हाई स्कूल तक की जो दूरी है मतलब कितना होगा, तो कहेगा एक एक एक। बताओ एक से आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर जब तक हम एक को, ये जो मात्रा है ना, हमें जब तक इसे हम इनको मात्रक के रूप में नहीं लिखेंगे, मतलब इनका कोई नाम नहीं देंगे, किलोमीटर, मीटर या फिर हम सकते हैं कि मीटर बोल सकते, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, जब तक इनके साथ कुछ लगाएंगे नहीं तब तक ये पूरा नहीं हो पा रहा। मतलब लंबाई को दिखा रहे ना, लंबाई को दिखा रहे, यहां से तक हम क्या करेंगे, लंबाई को बता रहे, लेकिन लंबाई क्या कहेगा, कितना लंबा, एक। बात समझ रहे हैं आप, एक बोलने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर, है ना, 1 मीटर, है ना, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। या 2 है तो हम बोलेंगे 2 किलोमीटर। तो 2 के साथ जो किलोमीटर आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक। मतलब क्या, किसी राशि को उसके परिमाण अथवा परिमाण, समझ रहे हो ना, 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 यानी अथवा उसकी मात्रा को मानक मान करके जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी राशि के परिमाण को मानक मानकर जिसमें उसको व्यक्त किया जाता है, जिसमें उसको व्यक्त किया जाता है। मान लेते इनको हम किलोमीटर में व्यक्त किए, तो ये जो किलोमीटर है ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा, इनको मीटर में व्यक्त करेंगे तो मीटर इनका मात्रक हो जाएगा, इनको सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, जिसमें व्यक्त करेंगे ना वही हमारा मात्रक हो जाएगा। मात्रक के लिए आप बहुत ज्यादा हम सोचेंगे नहीं, बिल्कुल बोल देंगे कि यदि किसी राशि को उसके परिणाम अथवा उसकी मात्रा को मानक मान करके जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आप इन चीजों को याद रखेंगे। मात्रक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, या हम कह सकते हैं आधारी मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए देखते हैं मात्रक के प्रकार को। फ्रेंड्स, मात्रक के 2 प्रकार हैं, मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। तो ये है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की बात करें फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा क्या, मीटर, है ना, केजी, है ना, किलोग्राम जिनको बोल सकते हैं, किलो ग्राम, है ना। और बात करें समय को कैसे, सेकेंड में, सेकेंड, ठीक है। और अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो ये आ जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब इत्यादि, इस प्रकार से हमें मिल सकता है ना। परिभाषा आप समझते हैं कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे हमने आपको मूल जो राशियां था उनकी परिभाषा बताए थे, से वैसे जुड़ता मिलता रहता है, क्योंकि ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। वहां मूल जो राशि थे वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं था, और यहाँ जो मूल मात्रक है ये भी किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है। और ऐसे मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक भी 7 होते हैं, ये भी याद रखेंगे हैं। और राशि भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वे राशि जो मूल्य, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें ना, तो वे मात्रक जो मूल्य मात्रक पर निर्भर होते हैं, वो मूल मात्रक क्या होता है, निर्भर होते हैं, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो मीटर गुना मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर आपको क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 300 अगर मीटर को एक साथ गुना करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है वह मूल मात्रक पर निर्भर है। तो बात समझ में आ गया आपको। हाँ, इनको नापने का अलग अलग तरीका है, इनके बारे में बात कर लेंगे, है ना। चलिए, इस सब्जेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मापन, यानी मेजरमेंट। आपको पता होगा कि मापन किसे कहते हैं, हमने यहाँ परिभाषा आपको लिख रखे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अपन मापन की अगर हम बात करें, सिर्फ मापन की दिमाग में अगर हमें मापन शब्द आए तो आपको क्या लगता है, सोचिए, देखिए क्या लग रहा होगा, है ना। जब हम कभी कहीं जाते हैं, माने दुकान उठ जाते हैं, हम समझते हैं कि आप सभी गांव के ही होंगे, है ना।
जब हम दुकान अब जाते हैं, दुकान में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, तो कई बार सामान क्या होता है, हमें तराजू किलो पर नाप करके देता है। तो जब आप तराजू किलो आप देखते होंगे, एक साइड ज्ञात होता है 1 केजी 2 केजी 3 केजी जो भी होता है वह रखे रहता है, और एक साइड क्या होता है, वह सामान दिया जाता है जो सामान आप खरीद रहे हो। मान लेते चीनी आप 1 केजी लेने गए हो, है ना, तो आप देखे होंगे जो तराजू होते हैं ना, उस साइड क्या होता है, एक साइड केजी रखा हुआ रहता है, 1 केजी का जो लोहा का होता है जिनको बैटकड़ा कहते हैं, वह एक साइड रखा हुआ होगा, और दूसरे साइड आपको चीनी में यानी प्लास्टिक में चीनी दे रहा होगा, और वह उनको तुलनात्मक कर रहा होगा, यानी तुलना कर रहा होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो? मतलब ये जो प्रक्रिया हो गया, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, मापन। मतलब क्या कि किसी ज्ञात राशि, देखिए किसी अज्ञात राशि के तुलना, है ना, किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि के साथ की जाती है, तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। हम जो वो पता होता है ना, एक से लोहा का रहता है, वो हमें पता होता है 1 केजी 2 केजी 3 केजी जो भी होता है वो फिक्स होता है, उनको हम क्या करते हैं, वो किसी अज्ञात राशि के साथ तुलना कर रहे होते हैं, और ये जो प्रॉपर प्रक्रिया होता है वह होता है मापन। अब समझिए मापन की जो आवश्यक शर्त है, इसके लिए राशि का परिणाम हमें, इससे हमें क्या होता है, राशि का परिमाण जो है वो हमें पता होता है, और साथ में राशि का मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। ये दोनों चीज मायने रखता है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर आपको मापन के लिए जो शर्तें होता है वह संतुष्ट नहीं कर पाता, इसके से आप उनको समझ में नहीं सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ हो गया। अब चलते हैं मापन की प्रणाली पर। चलिए अब हमें देखना है राशियों को मापने की जो प्रणाली है ना, राशियों को मापने की प्रणाली। आप इन्हें समझिए, राशियों को मापने की जो प्रणाली है वह 3 है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, और एक होता है SI पद्धति, तो वह उसको लेकर के चार्ट हो गया, है ना। तो हमें इसमें अभी फिलहाल 3 को ही देखेंगे, SI जो पद्धति होता है उनको बाद में देखेंगे। ये सारे चीजें के बारे में हम आपको बारीकी से ऑलरेडी बहुत पहले भी बता चुके हैं, और अभी हम सिर्फ बोर्ड के एग्जाम से, यानी जो आपका विद्यालय में एग्जाम होने वाला उनके दृष्टि से हम इनको फास्ट कर रहे हैं, और इस तरह से हम राइटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप इनको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमारा राइटिंग वैसे भी ऐसा नहीं होता। कई बार तो आपको हिंदी गलत भी मतलब लिखा हुआ देखेगा, तो आप उनको सही करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला है वह MKS पद्धति। इसके अंतर्गत हम मीटर, इनको बोलते हैं मीटर किलोग्राम, और ये होता है सेकेंड सिस्टम, इनको MKS शॉर्ट में बोला जाता है ना। इसके अंतर्गत हम लंबाई को मापते हैं मीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। आप याद रखेंगे MKS पद्धति में जो लंबाई है उसको हम मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड मापते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इसे भी आप याद रखेंगे इस सूत्र को भी। और जो द्रव्यमान का होता है ना, द्रव्यमान को इसको किलोग्राम में लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं केजी, और त्वरण को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा किलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका होता है यानी बल का सही मात्रा हो जाएगा, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं, क्योंकि बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम अभी MKS पद्धति में इसको लिख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हम यहां तक छोड़ सकते हैं। बात क्लियर होगी आपको? उसके बाद समझते हैं त्वरण की। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और वेग का जो सूत्र होता है वह विस्थापन बटा समय होता है, अर्थात ये समय नीचे आ जाएगा, और ये विस्थापन बटा समय गुना समय हो जाएगा, अर्थात विस्थापन का जैसे मात्रक होता है, यानी सॉरी विस्थापन का जो MKS पद्धति में होता है मात्रक वो होता है मीटर, और समय का होता है सेकंड, यानी 2 बार समय को सेकंड गुना करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए इनको शॉर्ट लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर हो गया होगा? आप इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। आप इसे याद अवश्य करेंगे अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो, अन्यथा आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनके दूसरा हम देख सकते हैं कि राशियों को मापने की जो प्रणाली है वो दूसरा प्रणाली है CGS सिस्टम। इसके अंतर्गत जो हम लंबाई को मापते हैं वह सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं वह ग्राम में, और समय को मापते हैं किसमें, सेकेंड में। इनका फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। तो आप याद रखेंगे सेंटीमीटर जो लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और समय को सेकेंड में। जैसे हम यहाँ बल बराबर लिख रहे हैं द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान को हमने आपको यहाँ बता रखा है जिसमें आप नाप रहे हैं ग्राम में, और समय को हमेशा सेकंड में ही नापते हैं। तो ये याद रखेंगे समय को सबसे का जो होता है वो सेकंड ही होता है। तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि इनको हम सेकंड में ही नापते हैं। और इस प्रकार से इनको जब गुना करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 डायन होता है। ये इनके इतने बराबर हम लिख सकते हैं 1 डायन होता है। आप इसे याद रखेंगे, कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है,
नीचे में लिखा 1 डाइन 2 डाइन या हो सकता है और भी कुछ दे दे, तो आप याद रखेंगे 1 डाइन के बराबर होता है। फिर से सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसमें लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड मापते हैं। आप इन्हें याद रखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सीजीएस पद्धति। अब हम देखेंगे राशियों को मापने की जो प्रणाली है वह तीसरा प्रणाली को देखेंगे। हम आपको फिर से बताते हैं, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है और मैं यहाँ राइटिंग पे ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी करना है ना। ये जो है ना दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं कि अभी जो समय हो रहा है ना वह 11 बज रहा है रात, है ना। अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना, ये बना रहा हूँ, तो बहुत मेहनत है। अभी नींद भी लग रहा है ना और डांट भी याद कर रहे हैं क्योंकि बाकी दोस्त भी खड़े रहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे से, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मेहनत तो लगता है ना। इसको एडिटिंग करना भी पड़ेगा, उसके लिए भी समय चाहिए, है ना। बहुत तब लोड करना पड़ेगा, लोड करने में भी बहुत सारी समस्याएं, सारी चीजें। आप उन चीजों को ध्यान में दीजिए, ठीक है। खाली सिर्फ आप वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर तो अवश्य कीजिए, है ना। इसके अंदर एफपीएस की अगर फुल फॉर्म काटे तो फुट पाउंड और सेकंड इनका होता है। एफपीएस सिस्टम होता है ना, जिसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए। तो उदाहरण के लिए ग्राम देखिए बल बराबर होता है, तभी से हम ये एग्जांपल हम दोनों तीनों में ले रखे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही है। द्रव्यमान गुणा क्या त्वरण होता है और द्रव्यमान, और यहाँ त्वरण का सूत्र वेग बटा समय। अगर फिर वेग की बात करें तो ये विस्थापन बटा समय होता है, जो कि समय नीचे आकर गुना हो जाता है और ये आ जाता है विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हम किसमें नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड में, आप याद रख सकते हैं, और विस्थापन यानी लंबाई को नापते हैं फुट में, यहाँ फुट हो जाएगा और समय को सेकंड में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए पीएफ पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज को आप याद रखेंगे। ये आएगा आपको क्या, एफपीएस सिस्टम में इनका जो मात्रक होगा बल का वह पीएफ पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। आप इतना क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए आप देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो ऐसा ही पद्धति जिनको हम, चलिए तो हम देखते हैं अब क्या राशियों को मापने की जो प्रणाली है, राशियों को मापने की प्रणाली वह ऐसा ही पद्धति अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिनको ऐसा यूनिट करते हैं या ऐसा सिस्टम करते हैं। इन चीजों को आप समझिए। इसके अंतर्गत हम लंबाई को नापते हैं मीटर में और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम और समय को नापते हैं सेकेंड में। यानी लंबाई को मापते हैं मीटर में और जो द्रव्यमान है इसको मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में, और समय को मापते हैं सेकेंड में, है ना। समय को सेकेंड में मापते हैं, ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और विद्युत धारा को एम्पियर मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल मापते हैं। तो ये सारे आपको याद रखना होगा। आप जब तक इनको याद नहीं रखेंगे तब तक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ त्वरण की, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय होता है। और आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। समय ऑलरेडी नीचा में, यहाँ क्या आ जाएगा, समय गुना समय हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं समय गुना समय। और इस तरह से विस्थापन का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर और समय को होता है सेकंड गुना सेकंड। ये आ जाएगा कितना, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो त्वरण का सही मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी को मापते मीटर में और समय को मापते सेकंड में, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आयतन को ना अगर बात करें तो आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, इस तरह से मीटर क्यू हो जाता है। आप इनको याद रखेंगे। ध्यान देने वाली जो आवश्यक बातें हैं वो याद रखेंगे। किलोग्राम के लिए कि ग्राम जो होता है, कि ग्रा या मीटर जो होता है उनके लिए भी नहीं लिखना चाहिए। मतलब बड़े जो भी होता है वह इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। कहीं मतलब ये जो होता है ना कि इस प्रकार से जो लिखा जाता है ना वह, और या फिर या मीटर के लिए इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। और मात्रकों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये चीज भी आप याद रखेंगे। जैसे क्या, एम्पियर को लिखने के लिए AM, है ना,
PERE इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत होता है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, AMPERE करेंगे, ये सही होता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। किलोग्राम के लिए जो होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से कैपिटल में ही लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। प्रयोग चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, केजी किलोग्राम को अगर हम चाहते हैं ये बड़ा सा लिखे और ये लिखे छोटा सा, तो ये गलत होता है और ये सही होता है। तो आप चीज पर ध्यान देंगे, ठीक है। ग्राम के लिए जी जो है लिखना चाहिए, न कि जीएम लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, ग्राम के लिए जीएम लिखता है, इसका मतलब होता है ग्राम मीटर होता है, न कि ग्राम होता है, ठीक है। इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। किलोग्राम के लिए केजी जो है वो लिखना सही होता है, न कि बड़का के और छोटका जी। तो इन चीजों पर ध्यान देंगे। बाकी आप ये सारा चीज आपको हो गया होगा, है ना। आप देखिए जो SI हमने जो आपको बताया कि मूल राशि जो होता है वो 7 होते हैं और मूल मात्रक भी 7 होते हैं, उनको हम यहाँ स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। और भी जो भी चीज छूट गया हम उनको, छोटा कुछ भी नहीं, आप उनको देखिए, बुक से देखते रहिए, उनको भी पढ़िए, क्योंकि हमने आपको एक ही वीडियो में सारा कर रखे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो अवश्य कीजिए, है ना, शेयर भी कीजिए।